हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज ये कह देना कि नहीं सबने काम किया तब जाकर नक्सलवाद खत्म हुआ, जो पंकज जी कह रहे हैं इसमें कितना वजन है? नहीं रुबिका जी, सबसे पहले तो ये आज आप माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को बिठा के आप हम सब का आपने समय खराब किया। और इतनी खराब बात, एक भी तथ्य की बात आज खुश होने की बात थी, आज देश के सामने ये बताने की बात थी कि किस तरह के आतंकवाद से आदिवासियों को मुक्ति मिली है। 4-5 हजार लोगों को इन नक्सली आतंकवादियों ने सिर्फ पुलिस इन्फॉर्मर कहकर मार दिया, जिनकी आप तस्वीर, आप तो वहां होकर आए, जिनकी तस्वीर दिखा रही थी और वो जाने क्या बोलने लगे, उनके हाथ पांव उड़ गए, बच्चियों की शादी नहीं हो पाई वहां, सब कुछ। चलो मंदिर से तुम्हें दिक्कत थी, स्कूल नहीं चलने दिया, अस्पताल नहीं चलने दिया, सड़क उड़ा दी, और उनकी पैरवीकार क्या क्या बोल के चले गए हो, और फालतू की बातें, घटिया बातें करके चले गए हो। और पंकज जी, बड़ा सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन आप हमेशा तथ्य में ऐसे झूठ बोल देते हैं, मिला देते हैं उसी में, जैसे चुटकी से ना। 2004 में जो आंकड़े हैं 100 से 150 के बीच में जिले वो नक्सल प्रभावित थे, 2010 आते आते वो 96 रह गए। और 2010 के आपको लेख याद होंगे, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनके अखबारों में आर्टिकल छपा करते थे। एक कांग्रेस का नेता कहता था कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए, राज्य सरकार के साथ मिलकर समूल नाश करना चाहिए। दूसरा उसी तरह का लेख लिखता था, ना ना ना, हमें तो नंदिनी सुंदर जैसे लोगों से बात करनी चाहिए। भूल गए क्या आप 2010 के उल्लेख? मैं आपको कहिए तो पूरा आपको आर्टिकल भेजू, आपको ध्यान में आ गया होगा। उसका परिणाम क्या हुआ? इस किंग कर्तव्य विमूढ़ता का और कवर फायर देने का नक्सली आतंकवादियों को दुष्परिणाम यह हुआ कि 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, जब 2014 में यह सरकार गई ना, तो 126 डिस्ट्रिक्ट में फिर से लाल आतंकवाद अपना पैर पसार चुका था। सत्य बताया कि ये आंकड़े इसीलिए मैं लेकर बैठता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा आंकड़ा बताएंगे जरूर जो लगे कि नहीं नहीं बड़ा काम हुआ। 96 से 126। और अमित शाह जब आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भैया हमारे सब लोग हो, मैं भाषण उनका याद दिलाता हूं, बस्तर में जाकर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा आप हमारे अपने हैं, आपको मुख्य धारा में आना चाहिए। विजय शर्मा अभी जो गृह मंत्री, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप आइए ना, हमारे खिलाफ चुनाव लड़िए, और जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। ये अमित शाह का बयान है। और आप सोचिए, हिडमा मारोगे निकलेगा, तो हिडमा जैसे तो निकल लिए, लेकिन जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया आज वो भारत के नागरिक के तौर पर सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं, और उनको उसी तरह का सम्मान प्राप्त है जो पंकज शर्मा जी को प्राप्त है, जो टीवी डिबेट में बैठते हैं, एक बराबर का सम्मान प्राप्त है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि क्या होता है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात आप लोग कर रहे हैं, संविधान विरोधी। वामपंथी लोगों ने इस देश में क्या किसी को चुनाव लड़ने से रोका गया है? और आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, आप तो पता नहीं क्यों आज कांग्रेस का पूरा एजेंडा लेकर आए कि उसको आज चौपट ही कर देंगे राहुल कांग्रेस में। भैया जब कांग्रेस की सरकार थी और अत्याचार की वजह से वो बन रहे थे नक्सली आतंकवादी, तो कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं जा पाई उनके घर, राशन लेकर, तेल लेकर, मदद लेकर, गांव पंचायत में क्यों नहीं जा पाई? क्यों अस्पताल नहीं बना पाई? तो वो तो ये कहते हैं ना कि सलवा जुड़ूम किसने शुरू किया? हम ही ने तो किया, 2005 का जिक्र करती है ना। सलवा जुड़ूम किसने किया? सतीश के सिंह साहब। पर वो कब हुआ सर, ये भी तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ना, कब हुआ, कितनी देरी से हुआ? 2005। सिर्फ एक लाइन जोड़ दूं, अब मुझे थोड़ा निर्बाध रूप से एक लाइन, हाँ एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं, एक लाइन। इसमें मैंने तो खुद कहा कि 2010 में कांग्रेस के भीतर दो तरह से बात होती थी, एक कहते थे और दूसरा अखबार में लेख लिख देता था, और अंत में जब एनएसी में मामला जाता था तो वहां नक्सल समर्थक बैठे हुए थे। आप सोचिए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली चुने गए कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर से ऊपर जो एनएसी काम करती थी, तो कहां से आप उसको मिटा पाइएगा? और क्या कांग्रेस? सतीश के सिंह साहब, आप जवाब दीजिए। अरे भाई सुन तो लो, मंत्रियों का सम्मेलन होता नहीं है। 2012 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जब कांग्रेस की सरकार ने, तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इस सम्मेलन में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने पर बात हुई। मोदी जी ने विरोध किया, बाद में भी मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये नहीं, ये तो इससे संघीय ढांचा कमजोर हो जाएगा, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध होगा। तो इस तरह की बातें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने के लिए के विरोध में कही। आप कह रहे हैं कि बताइए, कभी विरोध में नहीं कही, कभी नहीं कही, कभी नहीं कही सर, कभी नहीं कही।
अप्रैल 2012 में कभी जो नहीं कही मुख्यमंत्रियों कि का नेशनल सम्मेलन हुआ, काउंटर टेररिज्म आप सेंटर का हम उसकी विरोध प्रोसीडिंग करते हैं। उठाकर अच्छा सर, देख लीजिए। नहीं पर आप मैं उस पर ये जो समझ में कार्रवाई नहीं, हुई, मेरे उसको समझ उठाकर देख में लीजिए। सर, मैं कह रही हूँ कथनी और करनी, ये सर, जो आपने हुआ है, नक्सल प्रभावित जिलों आप का बताया, इसका जो मैंने जवाब आपको जरा बता दिया। दर्शकों को दे दीजिए ना, बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं आ रही हूँ रोहन गुप्ता, सतीश केसिंग साहब। भाई अब निर्बाध रूप से जरा मेरी बात भी सुनिए। मैं आपके सामने एक बहुत आज सनसनीखेज लेके आया हूं, सनसनीखेज चीज है कि नहीं। ये खास तौर से रोहन गुप्ता जी के लिए है, ये पूरा दिखाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति है अजय कानू। अजय कानू जहानाबाद बिहार के जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था। 39 मुकदमे उसके ऊपर चले और 17 साल जेल में रहा वो। हाल में सिर्फ 4 महीना पहले एनडीए के नेताओं के साथ उसने विधानसभा चुनाव में, वो मेरे पास यहां पर तस्वीर है और ये फोर्ज नहीं है, ये मेरे पास असली है, सारे एनडीए कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगे। कहिए तो मैं दिखा दे सकता हूं। तो बात यह है कि ये मतलब इसके बारे में उसके बारे में कुछ कुछ कहते रहिए, ये बात नहीं होती है। अब इसका कौन काटेगा ये बताइए। मैं एक दूसरी बात कहता हूं रूबिका जी, आज तक भाजपा के लोग, जनसंघ के पुराने लोग, आज तक 67 से लेकर 89 तक, 67 में संवित सरकारों के हिस्सा थी जनसंघ, 71 में उस कोलिशन की थी जो जिसमें समाजवादी शामिल थे, 77 में एक कम्युनिस्ट ने भी जिस सरकार को समर्थन दिया मोरारजी भाई को, उसका हिस्सा थी सब मिल गए जनता पार्टी। 89 में सुनिए वीपी सिंह की सरकार में वामपंथियों और दक्षिणपंथियों ने एक साथ एक सरकार को समर्थन किया। तो आप इनके भी दोहरे मापदंड रहे हैं, और कोई भी अगर मैं शब्द एक भी गलत बोल रहा हूं तो आप हमें गलत ठहरा दीजिए। दरअसल हर्षवर्धन जी से पूछी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि ये कब फर्क करेंगे कि समाजवादी और माओवादी और ये जो लेफ्ट और लेफ्ट नाम से ही इनको चिढ़ होती है आजकल, तो ये में अंतर क्या है, ये अंतर क्या। देखिए मैंने कल आपके चैनल पे स्वागत किया कि नक्सली हिंसा में नक्सलियों का सरेंडर हो जाए, वो खात्मा हो जाए। एक लाइन का स्वागत नहीं था, वो आधे लाइन में रुक गए थे आप। मैं अभी कर दे रहा हूं, नहीं है तो छोड़िए ना, अब मत बोलिए आगे, क्या करके आप आगे मत सुन लीजिए। लेकिन बंदूक 5 पन्ने का आपने पहले तो पूरा समा बांधा कि वाहियात चीज क्या कर दिया, क्या बड़ी बात होगी, और लास्ट मैं समर्थन करता हूं। अरे भाई बंदूक सुनिए, बंदूक देखिए कोई भी, चाहे मजहबी हिंसा हो, चाहे सुन लीजिए अरे नक्सली हिंसा हो, दोनों की मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक चीज जरूर है नक्सली हिंसा के साथ, कि जर जमीन ये जो जंगल है वो दिहाड़ी रोजगारी है, उसकी भी साथ साथ तगड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, तगड़ी व्यवस्था मैं बता देती हूँ आपको, मुझे पता था आप ये तगड़ी व्यवस्था की बात करेंगे। सुनिए आप, 50-50 हजार रुपए नई नीति के तहत जो भी मुख्य धारा में आएगा, सुनिए पहले सुनिए, बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले आपने कहा तगड़ी व्यवस्था करनी चाहिए, ये लीजिए हो गई तगड़ी व्यवस्था। 50-50 हजार रुपए नए नीति के तहत उनको दिए जाएंगे। पहले का क्या था, 3,000 रुपया वेतन, और उसके बाद उनको आप जो है वो हथियार हाथ में थमा दिया जाता था, और उसके बाद कोर्ट को आकर उसमें इंटरवीन करना पड़ गया था, हथियार वापस सरकार को वापस लेने पड़े थे। और उसके बाद 50 करोड़ एंड टू बी प्रिसाइज 49,34,50,000 रुपए नक्सलियों को मुख्य धारा में, जब वो 3 साल बाद बिल्कुल सेटल मोड में होंगे तो उनके ऊपर खर्च किए जाने वाले हैं। इसे कहते हैं लीक प्रूफ, फुल प्रूफ इस वक्त स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी पहले क्यों नहीं बन पाई? आप कह रहे हैं कि वो जेल तोड़ दी, ये कर दी। अरे मुख्य धारा में जो भी आ रहे हैं उन सबका स्वागत किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? वो जिनसे मैंने भारत माता की जय बुलवाई, अब वो नक्सली नहीं है सर, वो मुख्य धारा में आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुख्य धारा में, सीपीआई एमएल आया, आईपीएफ था, एमकेएसएफ था। अरे तो ये देखिए ये तरीका क्या था, ये करते क्या थे? आपको भी पता है ना ये क्या करते थे? आपने तो पूरा सिस्टम देखा हुआ है। खुद अपना ऐश में रहेंगे और बाकी सारे गांव वालों को किसी का हाथ तोड़ देंगे, किसी का आंख निकाल देंगे, उनके यहाँ स्कूल नहीं जाने देंगे। यही काम तो ये लोग करते आए हैं और खुद ऐश मस्ती में घूम रहे हैं। महंगी महंगी साड़ियां, महंगे महंगे पैंट शर्ट। आप ये ऐसी आइडियोलॉजी का क्या करें सर? बोला था हाड़ के नाली में फेंक देना चाहिए ऐसी आइडियोलॉजी को। अरे बहुत लोग मस्ती में रहे हैं, खुद तो मस्ती में रहे और बाकी गरीबों को जो है ना खाने को मिल रहा है, ना रहने को मिल रहा है, ना पढ़ने को मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, आइडियोलॉजी का सम्मान होना चाहिए।
अरे ऐसी आइडियोलॉजी का क्या करेंगे आप, बताइए? कोई भी बंदूक की जल जंगल जमीन के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? बंदूक वाली कोई भी आइडियोलॉजी का मैं कह रही हूं जल जंगल जमीन को आपको बचाना है, हम सबको बचाना चाहिए। और अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप लोकतंत्र में हैं, चुनाव लड़िए। किसी ने रोका है चुनाव लड़ने से? आप बंदूक हाथ में उठा लेंगे, आप चुनाव लड़िए, हराइए इन लोगों को और बचाइए अपनी जल जंगल और जमीन को। हिडमा मत बनिए, फिर आप किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य या राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। यह हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है सर, सिंपल सी बात है। आप लोग बड़ा इसमें ये विचार लेकर आते हैं हमें थोड़ा सा इनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इस डेमोक्रेसी में सहानुभूति किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं हो सकती है जो हथियार उठा दे, पीरियड सर। रोहन गुप्ता, पीरियड। कोई भी। रूबिका जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। जिसने हथियार उठा लिया वो संविधान के खिलाफ है, यही अमित शाह जी ने कहा। अभी आपने पंकज जी को सवाल पूछा कि आपकी सरकार के समय डेडलाइन में काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेडलाइन के पीछे रूबिका जी स्ट्रेटेजी चाहिए। समाधान करके 2017 में जो स्ट्रेटेजी सरकार ने की उसमें पुनर्वसन की योजना, जो लोग मुख्य धारा में जोड़ते हैं उसके लिए रोजगार की योजना, फिर भी जो लोग नहीं मानते हैं उनका फंडिंग रोकने की योजना, जिसने गोली चला दी उसको गोली मारने की योजना, ये पूरा सा जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, तो उसके कारण ये परिणाम आया। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। अमित शाह जी ने कहा कि 1970 में वीवी गिरी का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी जी ने लेफ्टिस्ट माइंडसेट लोगों का समर्थन लिया। अब जब आप एक पॉलिटिकली समर्थन लेंगे तब आपसे क्या, आपकी इच्छा शक्ति क्या होगी? जब तक राजकीय इच्छा शक्ति रूबिका जी नहीं हो सकती। एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। ये आप कह रहे हैं कि नक्सल मुक्त हो गया, ये कहने में, डायलॉग बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये फिर नहीं पनपेगा? क्या गारंटी है कि आप लोग उस फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब एक बच्चा बरगलाने वालों के चक्कर में नहीं आएगा? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसका जवाब भी अमित शाह जी ने बस्तर का एग्जांपल लेके दिया। जो बस्तर केंद्र स्थान होता था रूबिका जी, वहां पे हर गांव में स्कूल, हर बच्चे के लिए रोजगार की आगे क्या तक होगी, हर घर में बिजली, राशन, नौकरी। जब मूल से ही उस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, जो उकसाने वाले लोग हैं वो केडर 85% केडर आज खत्म हो चुका है। उकसाने वाले लोग घर पे बैठ चुके हैं, आगे तो लोग मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। नए जो बच्चे हैं लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेट दैट्स वर्किंग, है ना? घर पे बैठकर और भयंकर तरीके से काम किया जा सकता है। रूबिका जी, किसी को भी इग्नाइट करने के लिए जब तक मुख्य मुद्दा नहीं होगा, उन्होंने गरीबी को हथियार बनाया, अपनी विचारधारा को, माओवादी विचारधारा को फैलाने के लिए वो आग में घी डालने का काम किया। मेरे पास सर वक्त की कमी है, और जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि बहुत सारा वक्त जो है इसी बात में खत्म हो गया कि आपने ये बात कही तो क्यों कही पप्पू यादव जी की, लेकिन एक ठोस जवाब जो है वहां से निकल कर नहीं आया। अच्छी बात यह है कि नक्सल मुक्त भारत हो चुका है और अब दोबारा उस गर्त में ना जाए, इसके लिए काम जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।